तो दोस्तों रंगासियार मंगलू लक्कड़बग्गे को पैसे देकर कहता है कि मुझे रंग दे। मंगलू से रंग देता है, लेकिन उसी दिन बारिश आ जाती है और सारा रंग धुल जाता है। चीन ने भी सोनिया, राहुल और कांग्रेस को बरसों तक पैसे दिए, लेकिन सारा रंग जो है ना वो इंफॉर्मेशन की बारिश में अब धुल चुका है। किस प्रकार से भारत को सालों तक चीन के बाजार में बेचा गया है, पूरी डिटेल में आपको दिखाने वाले हैं। जरूर अंत तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों कल चीन की इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट से पता चलता है कि उन्होंने 2006 में राजीव गांधी फाउंडेशन को 10 लाख रुपए दिए थे, जिसकी चीफ जो थी वो सोनिया गांधी जी थी। लेकिन सीआर की भूख जो है वो चूहा खाकर थोड़ी मरती है। इसके बाद राजीव गांधी फाउंडेशन की 2005-06 की एनुअल स्टेटमेंट को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि सिर्फ चीन की एम्बेसी ही नहीं बल्कि चीन की सरकार ने भी इन्हें पैसे दिए हुए हैं। अब ईयर 2006-2007 की एनुअल रिपोर्ट को देखते हैं तो चीन की सरकार उसमें भी डोनर के रूप में दिखाई देती है, और एनुअल रिटर्न देखते हैं तो ये अमाउंट 90 लाख निकलता है। अब ईयर 2007-08 में एनुअल रिपोर्ट जो है उसको चेक किया जाता है तो फिर से चीन की सरकार एक डोनर के रूप में निकलती है और चीन की सरकार से पैसे आए होते हैं। और यहां से साफ होने लग जाता है कि इस दीवार पर सफेदी नहीं चूना पोता गया है। पर क्यों? क्या किसी ट्रस्ट को पैसे देना गलत है? ये तो दान की बात है। तो भाई ये लिस्ट आप देख लीजिए, इस लिस्ट के अंदर आपको किसी देश का नाम दिख रहा हो एक्सेप्ट चाइना तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि इस लिस्ट में ज़्यादातर कंपनीज के नाम है और कंपनीज ये दान देती हैं ताकि उनको टैक्स बेनिफिट कुछ मिल सके। लेकिन इन्हें तो डोनेशन सीधा चीन की सरकार से आ रहे हैं, उन्हें कौन सा TDS कटवाना था भाई। पर अब सवाल यह आ जाता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की सरकार से पैसे तो आ गए, लेकिन राजीव गांधी फाउंडेशन ने उनको कुछ फेवर भी किया या नहीं। तो जिन डोनेशंस को लेते ही 2008-09 फाइनेंशियल ईयर में राजीव गांधी फाउंडेशन 2 सेमिनार करता है, जिनका जो उद्देश्य होता है वो होता है चीन का भारत से ट्रेड एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ चाइना। यही नहीं, ये डोनेशन मिलने के बाद ना 2 प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए जाते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा, जिसमें चीन भारत का परसेप्शन और किस प्रकार से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो इस पर काम करने का दम भरा जाता है। लेकिन इन स्टडीज और इन प्रोजेक्ट्स के बीच में अचानक से 2009-10 के फाइनेंशियल ईयर में पता है किस चीज़ की स्टडी की जाती है? भारत और चीन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, यानी कि भारत के बाजार को चीन के लिए पूरी तरीके से खोल देने की स्टडी। और इस स्टडी का कंक्लूजन पता है क्या होता है? भारत के बाजार को चीन के लिए पूरी तरीके से खोल दिया जाए। और इसी स्टडी में ऊपर यह भी लिखा होता है कि इससे भारत को घाटा होगा। वाह, टिंडे की सब्जी शाही पनीर बोल के खिला दो। 2010-11 में भी इसी स्टडी को आगे बढ़ाया जाता है और वही फटा ढोल फिर से बजाया जाता है कि भाई चीन भारत से ना ट्रेड में ताकतवर तो है, लेकिन कोई बात नहीं, भारत का बाजार चीन के लिए खोल देना चाहिए। लेकिन ये तो हलवे के अंदर सिर्फ नमक पड़ने की बात थी, हींग डलनी अभी बाकी थी। अगस्त 2008 में सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, रॉबर्ट वाड्रा जी सारे के सारे जो हैं चीन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी के लिए बुलाया जाता है। चलिए भी अच्छी बात है, चाउमीन खाकर वापस आ जाते, लेकिन इन लोगों ने वहां पर जाकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक सीक्रेट डील साइन कर ली। ऐसी सीक्रेट डील जिसके कंटेंट के बारे में आज तक किसी को नहीं पता और आप RTI से भी नहीं निकाल सकते। और ये डील पता है आपको क्यों साइन की गई थी? क्योंकि उस समय भारत के अंदर UPA की सरकार थी और लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टीज जो थी उस समय भारत की, उनके सपोर्ट से ये सरकार चल रही थी। अब जुलाई 2008 में इन जो पार्टीज ने, कम्युनिस्ट पार्टीज थी भारत की, उन्होंने सपोर्ट वापस लेने का दम भर दिया और सरकार गिरने के चांसेस हो गए। तो अगस्त 2008 में चीन के साथ कांग्रेस पार्टी ने ये डील साइन कर ली, सीक्रेट डील साइन कर ली। और उस दिन के बाद से आगे तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को किस प्रकार से चीन के साथ साइन किया जाए या फिर भारत के बाजार को किस प्रकार से चीन के लिए खोल दिया जाए, इस काम पर पांडुलिपि में ग्रंथ लिखे जाने लगे। कौन कौन था राजीव गांधी फाउंडेशन में? तो भाई सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, मनमोहन जी और कई कांग्रेस के बड़े लीडर सब थे। लेकिन जो ट्रस्ट है उसको छोड़ देते हैं। क्या भारत सरकार ने भी कुछ मदद की थी उस समय चीन की? तो जी फ्री ट्रेड की बातें हो रही थी, भारत के बाजार को खोलने की बातें हो रही थी। अब इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि 2004 तक जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था भारत का चीन को, वो ऑलमोस्ट बराबर था। लेकिन 2008 आते आते भारत का जो एक्सपोर्ट है चीन को, वो हो गया था $10.87 बिलियन और चीन का जो एक्सपोर्ट है भारत को, यानी कि भारत के लिए जो इंपोर्ट है, वो हो गया था $27 बिलियन। और 2008 के बाद तो इसमें एक्सपोनेंशियल उछाल आ गया। 2014 पहुंचते पहुंचते
जो चीन का एक्सपोर्ट है भारत को वो 55 बिलियन डॉलर को पार कर चुका था, लेकिन भारत का जो एक्सपोर्ट था वो अभी भी 13 बिलियन डॉलर के करीब तक ही अटका पड़ा था। यानी भारत को बिल्कुल निचोड़ दिया गया था। और आज जब आप बॉयकॉट करने की बातें करते हो चीनी सामान को, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये सबसे बड़ी है उसमें। लेकिन ये तो चलिए भाई इकोनॉमिक लॉसेस थे, कुछ और भी लॉसेस हुए थे क्या? तो 2009 तक जो भारतीय सेना का बजट हर साल बढ़ाया जाता था वो 2009 के बाद अचानक से घटने लग गया था, जबकि 2008 में 26/11 का हमला भी हुआ था। अब ये क्यों घट रहा था मुझे तो पता नहीं, लेकिन 2014 के बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सुधार आया नहीं है। बाकी डिफेंस एक्सपोर्ट जो थोड़ा बहुत था वो किस प्रकार से घटा और इम्पोर्ट जो है किस तरीके से बढ़ा वो भी आप देख लीजिए, लेकिन डिफेंस की तरफ इस प्रकार से ध्यान ना देने का कुछ नुकसान भी हुआ या नहीं? तो जी 2008 में चीन ने लद्दाख के स्कॉकचंग नाम के एरिया पर कब्जा कर लिया था और 2013 में चीनी सैनिक LAC के 18-19 किलोमीटर भीतर घुस आए भारतीय एरिया में और इस वजह से भारत ने 640 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया गंवा दिया था चीन को। लेकिन भारत इसका जवाब पता है कैसे दे रहा था? जिस समय चीन भारत की जमीन छीन रहा था उस समय भारत के विदेश मंत्री ये कह रहे थे, If you ask me, would I like to go and live in China? The answer is yes. It's a beautiful place, wonderful place. लेकिन भारत की उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी उसको भी चलाता हुआ चीन ही प्रतीत हो रहा था पर्दे के पीछे से। कैसे? तो भाई 2008 में जो डील साइन हुई उसका तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। वो कैसे साइन हुई? क्योंकि सरकार गिराने की धमकी दे दी थी लेफ्ट पार्टीज ने, और इसके बाद जो सरकार चलाई जाने लगी थी वो NAC के द्वारा चलाई जाने लगी थी। NAC में पता है कौन कौन मेंबर्स थे? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक से एक अर्बन कम्युनिस्ट बैठे हुए हैं। लेकिन इतने बड़े कांड का खुलासा हो गया, उसके बावजूद कुछ लोग जो थे वो शरद पवार पर डिबेट कर रहे थे, और सोनिया जी को यदि कुछ कोई कह दे तो उनकी यह हालत होती है। 30 seconds, Dr. Yes, Patra. Why doesn't Prime Minister Modi pick up the phone, speak to Sonia Gandhi, resolve this? You saying that Prime Minister can't he call Sonia Gandhi? Why, she's a special thing or what? I mean, there was an all-party meeting. She was a part of it. क्या कल चाय पानी पीने आई थी वहाँ पे? क्यों? Why was she there in the all-party meeting if she feels that the Prime Minister should personally call Sonia Gandhi? She is Queen Victoria of India. She's what is Antonio Mainio? The Queen Victoria of India, number one. And number two. पर अब सवाल ये आता है कि जो लेन देन वाले संबंध है क्या फिर चीन के साथ हैं या बाकी देशों के साथ भी रहे हैं? तो जी इनकी इटली में जो इनके परिवार पर भारत से एंटीक मूर्तियां स्मगल करने की चार्जशीट है, मुद्दा पार्लियामेंट तक में उठ चुका है। वो फोर्स ब्राइबरी केस में एंटोनियो जी और उनकी सिस्टर मदर का नाम आता है चार्जशीट में। इसी चार्जशीट में रशियन इंटेलिजेंस KGB के द्वारा इन्हें पैसे दिए जाने की बात है। बाकी 1985 में लिखे इस लेटर में 3,20,000 रूबल देने की बात है। सोनिया जी और राजीव दोनों का नाम आ रहा है इसमें, लेकिन ये जो है ना सिर्फ आइसबर्ग का टिप है। अगर आपको पूरा आइसबर्ग देखना है ना तो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ एक लिंक, उसमें देखिए। पर ये जो भूमिदान करने का प्रोग्राम है ना, ये सिर्फ चीन के लिए नहीं चल रहा था। सियाचिन से भी भारतीय फौजियों को पीछे हटाने की बातें शुरू कर दी गई थी और इस जमीन पर फौजियों के पीछे हटते ही पाकिस्तान को झपटना था। जबकि 26/11 के बाद भारतीय वायुसेना जो है पाकिस्तान को जवाब देना चाहती थी, उसे कैटेगोरिकली मना कर दिया गया था। लेकिन चलिए तो भाई कई साल पहले की बातें हैं, पर आज की क्या स्थिति है कांग्रेस पार्टी की? तो अभी नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें देश के नाम संदेश देते हुए उन्होंने कहा था कि भारत की सीमा में कोई चीनी सैनिक नहीं घुसा हुआ है, ना ही कब्जा किया हुआ है, ना ही करने दें। वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। इसको कांग्रेस ने, कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस की IT सेल ने इस प्रकार से बना दिया कि भारत के प्रधानमंत्री जैसे ये कह रहे हों कि चीनी सैनिक कोई भी भारत में नहीं घुसा है। और इसका यूज करते हुए जो चीन है उसने अपने आप को क्लीन चिट दे ली और भारत के प्रधानमंत्री को फिर स्पष्टीकरण देना पड़ा। जबकि LAC के ऊपर सिचुएशन क्या है अगर वो आपको जानना है तो उसके लिए 2 लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो जरूर देखेगा। क्या चीन का ये जो पैसा बांटू प्रोग्राम है वो पॉलिटिकल पार्टीज को खरीदने तक ही सीमित रहा? जी नहीं, मीडिया को खरीदने के लिए भी धड़ल्ले से पैसा बांटा गया। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन पूरी दुनिया में धीरे धीरे करके पूरी मीडिया को खरीदता जा रहा था। चीन के अंदर वर्ल्ड के जो जर्नलिस्ट हैं वो प्रेस गैदरिंग के लिए आने लगे थे। हर साल उनको बुलाया जाता था। भारत से इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता जैसे अखबारों के वहां पर जो जर्नलिस्ट हैं वो जाते थे और किस प्रकार से उनको पैसा और अन्य सुविधाएं दी जाती थी, फ्री टूर्स दिए जाते थे, वो इस सारी रिपोर्ट में मेंशन है। लेकिन प्रोपेगेंडा जो है वो आज की डेट में सिर्फ मीडिया से तो चलता नहीं है। तो सोशल मीडिया के जो जाइंट्स हैं जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, इनके ऊपर भी भयंकर पैसा खर्चा गया है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स पर फेसबुक के ऊपर चीन जो है वो सालाना $5 बिलियन का खर्चा कर रहा है, जो कि फेसबुक के टोटल एड रेवेन्यू का
8% के करीब हो जाता है। वहीं यूट्यूब के ऊपर भी कुछ हांगकांग के जो प्रदर्शनकारी हैं उनको टेररिस्ट कहने वाली एड्स चलती हैं, लेकिन यूट्यूब कुछ नहीं करता क्योंकि शायद पैसा आपकी जीभ भारी कर देता है। और इस सब का परिणाम क्या होता है भाई, जो लोग हैं ना आपके खिलाफ चुप रहते हैं। चीन पूरी दुनिया के अंदर एक पैंडेमिक को फैला देता है, लेकिन वर्ल्ड मीडिया जो होती है वो लिख रही होती है कि चीन ने तो मौका दिया बचने का, लेकिन वेस्ट जो है उसने उस मौके को गंवा दिया। लेकिन आज की डेट में क्या स्थिति है, तो जी 15 जून को जो इंसिडेंट हुआ है उसमें भारत ने करीब 20 जवान खोए हैं, लेकिन चीन ने जो है भारत से ज़्यादा जवान अपने खो दिए हैं। और जो चीन के मुखपत्र हैं वो भारत से ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन से भरे हुए बयान दे रहे हैं, और ग्लोबल टाइम्स किस प्रकार से भारत से ऑब्सेस्ड हो चुका है इस पूरे इंसिडेंट के बाद, वो मैं एक दूसरे वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन चीन 15 जून को जहां पर स्कफल हुआ था वहां पर अपनी फोर्सेस को दोबारा से उसी जगह पर बढ़ा चुका है, जिसको नो मैन्स लैंड कहा जाता है। लेकिन अभी क्या हालात बने हुए हैं, तो जी कभी भी स्कफल दोबारा से हो सकता है, क्योंकि भारतीय सेना जो है वो भी अपनी संख्या को उसी मात्रा में वहां पर बढ़ा चुकी है, तो दोबारा से स्कफल कभी भी हो सकता है। लेकिन ये जो हालात हैं उन हालातों से काफी बेहतर हैं जब जवाब ही नहीं दिया जाता था और भूमि दान कर दी जाती थी। फिलहाल मोदी गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि वो चीन की सेना को फिंगर 8 तक धकेलने में कामयाब होगी, जो कि अभी फिंगर 4 पर है, और इसके लिए हमें सरकार को प्रेशराइज करना होगा। लेकिन भारत की जनता ही काम कर सकती है। अब आप लोग ये काम करेंगे या नहीं मैं नहीं जानता, मैं तो बहुत भोला आदमी हूँ, लेकिन आप जानते होंगे कि आप ऐसा करेंगे या नहीं, तो आप हमें बताइए कमेंट्स के ज़रिए। साथ ही साथ अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ज्वाइन बटन है या फिर patreon.com है, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में आपको दे रहा हूँ। सपोर्ट वांछनीय है, वो इस चैनल को जीवित रखता है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।